गुड मॉर्निंग एवरीवन। डिजिटल लर्निंग में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में जो है फूड एंड न्यूट्रिशन का हम लोगों ने एक पड़ाव कंप्लीट कर चुका है, जिसमें हम लोगों ने फूड एंड न्यूट्रिशन के बारे में जाना, उनके नीड के बारे में जाना, आवश्यकताओं के बारे में जाना, और साथ ही फूड साइंस, न्यूट्रिशन साइंस, और कल जो है न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्वों के बारे में भी फुल डिटेल्स में जाना। आज जो है वही जो न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, यानी जिन पोषक तत्वों के बारे में पढ़ा था, उन्हीं पोषक तत्वों को लेकर के जो है बारी बारी से हम लोग आज से एक एक क्लास करेंगे। तो आज जो फर्स्ट हम लोगों का होगा वो पोषक तत्व हमारा होगा प्रोटीन। ठीक है, वो पोषक तत्व हमारा होगा प्रोटीन। तो प्रोटीन को पहले हम लोग समझ लेते हैं कि प्रोटीन क्या चीज़ होता है। ये तो सबको पता है कि प्रोटीन जो है पोषक तत्व होता है, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी जानना है कि प्रोटीन जो है एक यूनानी लैंग्वेज का वर्ड लिया हुआ है, यानी प्रोटीन एक यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रमुख यानी प्राइमरी। अब ये प्रमुख कहने का मतलब क्या है? देखिए, प्रमुख कहने का मतलब यहाँ पे ये होता है कि ये जो है हम लोग के भोजन में, हम लोगों के फूड में जो है बहुत ही कंपलसरी होता है, यानी कि सबसे आवश्यक पोषक तत्वों में से एक है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन अगर हम लोग कोई भी चीज़ खाते हैं तो उसमें प्रोटीन का कुछ अंश होना चाहिए। अगर नहीं भी होता है तो एवरीडे जो हम लोग को डाइट में रिकमेंड किया जाता है कि एवरीडे कितना प्रोटीन लेना है, उसके अनुसार हमें हर रोज़ जो है प्रोटीन की मात्रा लेना बहुत ही आवश्यक होता है और कंपलसरी भी होता है। इसी वजह से जो यहाँ पे कहा गया है कि प्रोटीन जो है क्या है, एक प्रमुख शब्द का उपयोग यहाँ पे हुआ है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ भी है कि प्रोटीन एक यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है प्रमुख यानी कि प्राइमरी। अब ये प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन जो होता है एक एमिनो एसिड होता है, एमिनो अम्ल जिसको बोल सकते हैं। प्रोटीन एमिनो एसिड होता है, और ये एमिनो एसिड जो होते हैं वो ऑर्गेनिक एसिड यानी जो कार्बनिक एसिड होते हैं, कार्बनिक अम्ल होते हैं, उनका एक बहुलक जिसको बोल सकते हैं, यौगिक बोल सकते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं, होता है। ठीक है, तो प्रोटीन जो है ये एक यूनानी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है प्रमुख, और प्रोटीन जो होता है हमारा एमिनो एसिड से बनकर मिलते हैं, और खुद एमिनो एसिड जो होता है वो ऑर्गेनिक एसिड का कॉम्प्लेक्स होता है, जिसमें कि कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है, जो मैंने यहाँ पे लिखा भी है। ठीक है, कि प्रोटीन एमिनो एसिड का बना होता है, और ये एमिनो एसिड किसके कॉम्प्लेक्स होते हैं? ऑर्गेनिक एसिड के कॉम्प्लेक्स होते हैं, और ये ऑर्गेनिक एसिड जो बनता है वो खुद कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से मिलकर बनता है। यानी प्रोटीन को अगर हम लोग बोले कि प्रोटीन जो हमारा होता है, ठीक है, इसको हम लोग कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन, इन सब का जो है क्या मान सकते हैं? कॉम्प्लेक्स मान सकते हैं। ठीक है, यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के यौगिक से मिलकर ही क्या होता है? प्रोटीन बनता है। ये हम लोग डायरेक्ट वर्ड में बोल सकते हैं, और इसको अगर थोड़ा लंबा करके बोलना है तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो हम लोग का प्रोटीन होता है वो कार्बन, जो प्रोटीन होता है वो एमिनो एसिड से मिलकर बनते हैं, और जो एमिनो एसिड होते हैं वो हमारे ऑर्गेनिक एसिड से मिलकर बनते हैं, और जो ऑर्गेनिक एसिड होता है वही जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन से मिलकर बनता है। इसको थोड़ा और विस्तार से हम लोग समझ लेते हैं, इसको मैं एक्सप्लेन कर ही देता हूँ आप लोगों को। क्या होता है कि प्रोटीन हमारा सबसे पहले कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन, ये मिलकर जो है
हमारा क्या बनता है, तो ऑर्गेनिक एसिड बनता है। ठीक है, अब ये ऑर्गेनिक जो है एमिनो एसिड, और यही एमिनो एसिड जो है फिर से हमारा क्या बन जाता है, प्रोटीन। ठीक है, तो ये हम लोग इस टाइप से भी इसको ग्राफ वाइज में समझ सकते हैं कि जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होते हैं वे ऑर्गेनिक एसिड बनाते हैं, जिसको हम लोग कार्बनिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है, और ये जो है एमिनो अम्ल हो जाता है। और तब जाके हमारा प्रोटीन बनता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग अलग अलग फिर इसको भी लिख सकते हो कि ये कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, प्लस आपका नाइट्रोजन होता है। क्लियर हो गया? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन मिलके कार्बनिक अम्ल बना। कार्बनिक अम्ल जो है फिर एमिनो अम्ल बना, और एमिनो अम्ल से ही जो है क्या हो गया, प्रोटीन बना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। साथ ही साथ ये भी हम लोग जानते हैं कि हम लोग को जो है एमिनो एसिड यानी प्रोटीन से जो होते हैं वो क्या होते हैं, 22 टाइप्स के। ओके, 22 टाइप्स के यानी कि 22 तरीके के एमिनो एसिड हम लोग को शरीर में होते हैं या फिर मिलते हैं। अब इन 22 एमिनो एसिड में से जो है हम लोगों को ओनली 8 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड आवश्यक होते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना है कि हम लोग के जो है 22 टाइप्स के एमिनो एसिड शरीर में पाए जाते हैं। इनमें से जो है ओनली 8 टाइप के एमिनो एसिड ऐसे होते हैं जो हम लोग के शरीर के लिए अति आवश्यक होता है। और ये चीज़ जो है, यही चीज़ मैंने यहाँ पे आप लोगों को लिखा भी है। देखिए, प्रोटीन से हमें 22 टाइप्स के एमिनो एसिड प्राप्त होते हैं, जिनमें से 8 एमिनो एसिड जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ही अति आवश्यक है। तो ये है हमारा क्या, प्रोटीन का एक डेफिनेशन, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, परिभाषा बोल सकते हैं, या फिर प्रोटीन क्या है वो चीज़ हम लोग इसको बोल सकते हैं। इसको मैंने पॉइंट वाइज लिखा है, आप लोग जो है पूरे एक ही सेंटेंस में यानी एक वाक्य में पूरा लिख सकते हो, एक पैराग्राफ में भी लिख सकते हो उसको, कि प्रोटीन एक यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है प्रमुख। साथ ही साथ प्रोटीन एमिनो एसिड से बने होते हैं, और ये एमिनो एसिड जो होते हैं वो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, और ऑर्गेनिक एसिड जो होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के कॉम्प्लेक्स होते हैं, यौगिक होते हैं। ये सारी बातें प्रोटीन में हम लोग को याद रखनी है। साथ ही साथ 22 प्रकार के एमिनो एसिड होते हैं, उनमें से 8 एमिनो एसिड जो है हमारे लिए अति आवश्यक होता है। अब जो है अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि सोर्सेस ऑफ प्रोटीन। सोर्सेस ऑफ प्रोटीन यानी कि प्रोटीन के स्रोत। अब प्रोटीन के स्रोत के बारे में जो है कल भी हम लोगों ने जो है थोड़ी बहुत चर्चाएं की थी स्रोतों के बारे में, जो भी न्यूट्रिएंट्स वाले चैप्टर में थे। तो उसमें क्या देखा था हम लोगों ने कि प्रोटीन जो है दो तरह से मिलता है। फर्स्ट जो होता है हम लोग का वो होता है फ्रॉम एनिमल, ठीक है, यानी कि जीवों से। अब जीवों से क्या क्या मिलता है, तो जैसे जीवों से आपका हो जाएगा मिल्क,
मिल्क प्रोडक्ट, फिर आपका इसमें आ जाएगा मीट, फिश, एग, ईटीसी यानी एक्सेट्रा। ठीक है, प्रोटीन के जो स्रोत होते हैं वो दो तरह से हम लोगों को मिलते हैं। पहला जो होता है वो जीवों से मिलता है, जीवों से जैसे दूध, दूध से बने पदार्थ, दूसरा मीट, और जो फिश, एग, अंडा, ये सारी चीज़ें से जो है हम लोगों को क्या होते हैं, ये सारे खाद्य पदार्थ से जो होते हैं हम लोगों को प्रोटीन मिलते हैं। सेकंड जो हम लोगों का होता है वो हमारा होता है फ्रॉम प्लांट्स, यानी कि वनस्पतियों से। अब वनस्पतियों से जो है प्रोटीन में हम लोगों को क्या क्या मिलते हैं, तो ग्रेन हो गया आपका, ठीक है, पल्सेस हो गए, ग्रेन हो गया, पल्सेस हो गया, फ्रूट्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स बोल सकते हैं, एंड ETC। ठीक है, यानी कि प्लांट से, वनस्पतियों से जो प्रोटीन हम लोगों को मिलता है तो उसमें आ जाता है आपका अनाज, अनाजों से, ग्रेन्स, पल्सेस, दालों से, या फिर ड्राई फ्रूट से, और इसके अलावा और बहुत सारे हो सकते हैं। इससे और अधिक स्रोतों के बारे में जानने के लिए आप लोग बुक पढ़ते रहिएगा, मैं बस पॉइंट के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये बातें याद रखनी है कि प्रोटीन के जो स्रोत होते हैं वे मुख्य रूप से दो तरह से होते हैं। पहला जो होता है वो एनिमल यानी जीवों से होता है, दूसरा जो होता है वो प्लांट से होता है। जो जीवों से प्रोटीन मिलते हैं वो उसमें दूध और दूध से बने पदार्थ होते हैं, मीट होते हैं, अंडा होते हैं, मछलियाँ होती हैं। और साथ ही जो प्लांट्स यानी वनस्पति जगत से होते हैं उसमें ग्रेन्स, पल्सेस, फ्रूट्स यानी कि अनाज, दालें और फल या इससे और इत्यादि हो सकते हैं। तो ये है हमारा क्या, स्रोत प्रोटीन के। अब हमारा जो है 2 पॉइंट क्लियर हो गया। क्या क्या क्लियर हो गया, तो पहला जो था वो प्रोटीन क्या होता है, किससे बना होता है, ये सारी चीज़ें हो गई। और सेकंड जो है वो है हमारा स्रोत यानी प्रोटीन के स्रोत, ये भी हम लोग का क्लियर हो गया। अब जो है हम लोग अगला पॉइंट देखेंगे, फंक्शंस ऑफ प्रोटीन यानी कि प्रोटीन के कार्य। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा होगा वो होगा फंक्शंस ऑफ प्रोटीन यानी प्रोटीन के कार्य। प्रोटीन के कार्य, अब प्रोटीन के क्या कार्य हैं, यानी प्रोटीन के कार्य कहने का मतलब हो गया कि प्रोटीन हम लोगों के शरीर में जो है किन किन कार्यों को करने में मदद करता है। यानी शरीर की जो भी प्रक्रियाएं होती हैं फिजिकली या केमिकली, उन क्रियाओं में जो है किस तरह से या कौन सी क्रियाओं में जो है प्रोटीन हमारी मदद करता है, ये होगा। तो सबसे पहला जो होता है वो क्या करता है, प्रोटीन शरीर की वृद्धि एवं विकास। ठीक है, पहला जो होता है वो क्या होता है कि प्रोटीन जो है हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास में सहायता करता है। यानी हम लोग जो छोटे से बड़े होते हैं, बड़े से फिर बूढ़े होते हैं, जो भी हो, ये सारी जो प्रक्रियाएं होती हैं वो क्या होते हैं, प्रोटीन इसमें हेल्प करता है। यानी प्रोटीन अगर हम लोग सही मात्रा में अगर नहीं लें या फिर लेना ही छोड़ दे तो हो सकता है हम लोग का जो ग्रोथ होता है वो सही ढंग से ना हो। ग्रोथ जब, और बाकी जो डेवलपमेंट होती है, जो ऑर्गेन्स हम लोग के डेवलपमेंट होते हैं वो भी सही ढंग से ना हो, ये सारी कमियां हो सकती हैं अगर प्रोटीन हम लोग ना ले तो। सेकंड जो होता है वो हमारा क्या होता है, सेल्स एंड टिश्यूज के रिपेयरिंग करते हैं या निर्माण करता है। यानी कोशिकाओं एवं ऊतकों का निर्माण करता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट में क्या है कि प्रोटीन जो है हमारे सेल्स और टिश्यूज को भी बनाते हैं या बनाने में मदद करते हैं।
सेल्स, कोशिकाओं एवं ऊतकों के निर्माण में जो है प्रोटीन क्या करता है, मदद करता है। साथ ही साथ ये क्या करता है, एनर्जी भी देता है। एनर्जी जिसको हम लोग ऊर्जा भी बोलते हैं। यह हमें ऊर्जा, शक्ति, एनर्जी प्रदान करता है। और एनर्जी जो है हम लोगों को कोई भी कार्य करने में मदद करता है। एनर्जी हम लोग के शरीर में रहेगा नहीं, ऊर्जा नहीं रहेगा, शक्ति नहीं रहेगा तो कोई कार्य हम लोग कर नहीं पाएंगे। तो ये चीज़ें भी क्या करती हैं, एनर्जी जो है प्रोटीन हमें देती है। नेक्स्ट पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, यह ऑस्मोटिक प्रेशर को नॉर्मल रखता है। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर को जो है ये क्या करता है, प्रोटीन नॉर्मल रखता है। अब इसमें एक समझने वाली बात ये है कि हमारा जो है ऑस्मोटिक प्रेशर वो क्या होता है, ये भी मैं समझा ही देता हूँ। ऑस्मोटिक प्रेशर को जो है हम लोग हिंदी में परासरण दाब बोलते हैं। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर को हिंदी में परासरण दाब बोलते हैं। ये वर्ड्स या फिर ये पॉइंट्स ऑस्मोटिक प्रेशर वाला, ये ज़्यादातर केमिस्ट्री में आप लोगों को अधिक अच्छे ढंग से क्लियर हो पाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर आया है तो मैं यहाँ पे अपने अनुसार क्लियर करूँगा, यानी हमारे बायोलॉजी या फिर जो हेल्थ का है उसके हिसाब से मैं क्लियर करता हूँ कि ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है। देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर को जो है हम लोग सीधे रूप में अगर बोलें तो विलियन का दाब बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, विलियन का दाब, यानी कि जो सॉल्यूशन होते हैं, सॉल्यूशन प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर सीधे वर्ड में क्या कहलाएगा कि विलियन का दाब होता है। अब ये विलियन का दाब तो बहुत कोई को विलियन समझ में आ गया होगा, लेकिन विलियन दाब कुछ समझ में नहीं आया होगा, तो इसको भी क्लियर करना ज़रूरी है। ये भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। विलियन का दाब क्या होता है, सबसे पहले ये समझने के लिए ये जानिए कि हमारे बॉडी के अंदर में जो होता है विलियन क्या होता है। जाहिर सी बात है कि हम लोग के बॉडी के अंदर का विलियन ब्लड कहलाएगा, यानी हम लोग के बॉडी के अंदर में जो भी विलियन होगा वो हमारा क्या होगा, ब्लड होगा। ब्लड यानी कि खून होगा, खून के रूप में ही हम लोग के बॉडी के अंदर में विलियन होता है। अब ये विलियन क्या करते हैं, यानी ब्लड क्या करता है कि ब्लड और हम लोग के शरीर में बाकी जो भी सॉल्यूट होते हैं, सॉल्यूशन में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सॉल्वेंट और सॉल्यूट। ये मैं पूरा डीप में नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ। अब सॉल्यूट जो होता है वो विलय होता है और सॉल्वेंट जो होता है वो विलायक होता है। ये सारी चीज़ें हैं। बाकी इससे और बेटर अगर आप लोग समझना चाहते हैं तो आप लोग केमिस्ट्री में जा सकते हैं, मैं अभी बेसिक ऐसे ही बता दे रहा हूँ। तो ब्लड क्या करता है कि हम लोग के शरीर में तो सॉल्यूशन के रूप में ब्लड होता है। अब इस ब्लड पे कोई बाहरी, ठीक है, कोई बाहरी सॉल्यूट प्रवेश ना करे। इस ब्लड और इसका बाहरी सॉल्यूट जो होते हैं, इसके बीच में जो होता है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। अब ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है, जिसको हम लोग हिंदी में इसको बोलते हैं अर्धपरागम्य झिल्ली। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो होता है उसको हिंदी में हम लोग अर्धपरागम्य झिल्ली बोलते हैं। अब ये ब्लड और बाहरी जो भी सॉल्यूट होते हैं उसके बीच में जो होता है ये चीज़ होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि अर्धपरागम्य झिल्ली। अब ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर का सीधा वर्ड तो मैंने आप लोगों को बताया कि विलियन का दाब होता है। अब जो ब्लड का जो भी प्रेशर होता है वो क्या करता है, बाहरी जो भी सॉल्यूट हो, फॉर एग्जांपल हम वाटर का ही ले लेते हैं। ठीक है, वाटर का ही एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, इसको मैं और क्लियर कर रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, ये हमारा ब्लड है जो हमारे बॉडी के अंदर सॉल्यूशन के रूप में मौजूद है, और इधर हमारा क्या है, कोई सॉल्यूट है जो हमारे बॉडी के अंदर ही है लेकिन जो ब्लड होते हैं उससे बाहर है। ये हमारा सॉल्यूट है, फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग ले लेते हैं
वाटर। अब इसके बीच में जो होता है ये हमारा होता है सेमी मेरिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि अर्धपरागम्य झिल्ली। अब ये प्रेशर जो होता है, जो सॉल्यूशन प्रेशर होता है, ये क्या करता है कि बाहरी किसी भी चीज़ को रोकने के लिए या बाहरी किसी भी चीज़ को रोकने हेतु एक बल लगाता है, एक दाब लगाता है। और यही दाब जो होता है हमारा क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, यानी कि परासरण दाब कहलाता है। इसको मैं एग्जाम्पल के साथ और क्लियर कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी रूम में बंद हूँ और क्या है कि उस रूम के दरवाजे को भी मैंने बंद कर लिया है। अब कोई बाहर से आ रहा है और वो क्या करना चाहता है, रूम में प्रवेश करना चाहता है, लेकिन मैं उसे प्रवेश नहीं करने दे रहा हूँ। जो दरवाज़ा है उसको है मैंने ठेल के रखा हुआ है कि भाई तुम जो है अंदर नहीं आना है, तुमको यहाँ से जाओ, बाहर जाओ, अंदर तुमको प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा। तो मैं जो उसे रोक रहा हूँ प्रवेश करने के लिए, जो दबाव डाल रहा हूँ दरवाजे पे, वही हमारा क्या होगा, परासरण दाब होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। तो सेम वेज में ही जो है यहाँ पे भी क्या करता है, ब्लड जो है, जो वाटर होते हैं, उस वाटर को जो है अंदर आने से रोकता है। और रोकने के लिए वो बीच में जो है अर्धपरागम्य झिल्ली का भी मदद ले रहा है। यानी वो क्या कर रहा है, अर्धपरागम्य झिल्ली को हम लोग दरवाजे के रूप में समझ सकते हैं। वो क्या कर रहा है कि उसको ठेल के रखा हुआ है इधर से, अंदर से, कि बाहर से जो भी वाटर या सॉल्यूट आ रहे हैं उसको जो है अंदर प्रवेश नहीं करने देंगे। तो परासरण दाब जो है हमारा यही होता है। क्लियर हो गया? एक बार फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि परासरण दाब यानी ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो हमारा क्या होता है, विलियन का प्रेशर होता है। अब विलियन का प्रेशर क्या होता है कि ये किसी भी बाहरी सॉल्यूट को अपने अंदर आने से रोकता है। और इस क्रिया में जो है अर्धपरागम्य झिल्ली भी एक दीवार के रूप में, एक दरवाजे के रूप में जो है ऑस्मोटिक प्रेशर का या जो भी सॉल्यूशन होते हैं ब्लड का, उसका हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ प्रोटीन जो हमारा होता है वो क्या करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को नॉर्मल रखने में मदद करता है। नॉर्मल रखने में मदद करता है मतलब क्या, हम इधर से ठेल के रखे हैं, अगर उसको बोल दिए कि अंदर नहीं आना है तो वो शांत हो जाएगा। अगर हम ठेल के रखे हैं और उधर से भी काफ़ी ज़ोर से लोग ठेल ही रहे हैं तो या तो हम हारेंगे या तो फिर वो हारेगा, और इस वजह से क्या होगा, किसी एक को नुकसान होगा। तो ये नुकसान जो है प्रोटीन नहीं होने देता है और जो प्रेशर होते हैं उसको नॉर्मल बना के रखते हैं। तो ये होता है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, ये भी क्लियर हो गया। तो प्रोटीन पे अब आते हैं। प्रोटीन जो है यही हमारा क्या करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को कंट्रोल करके रखता है। तो फंक्शंस ऑफ प्रोटीन यानी कि प्रोटीन के कार्य में हम लोगों ने क्या क्या जाना कि यह शरीर की ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है। सेकेंड जो है सेल्स और टिश्यूज़ के निर्माण में या रिपेयरिंग में हेल्प करता है। थर्ड जो था वो क्या है, एनर्जी देता है, स्ट्रेंथ हमारा मजबूत करता है। ऑस्मोटिक प्रेशर को ये क्या करता है, नॉर्मल बनाए रखता है। तो ये हमारा क्या है, फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। अब आगे के पॉइंट में हम लोग देखते हैं, वो है हमारा रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन। ओके, तो अब हम लोग जो है प्रोटीन के रिक्वायरमेंट के बारे में जान लेते हैं, यानी प्रोटीन की आवश्यकताओं के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि ये हम लोग को मालूम होना चाहिए कि जो एक हेल्दी ह्यूमन होते हैं, यानी स्वस्थ वयस्क व्यक्ति जिसको हम लोग बोलते हैं, उनको जो है अपने वज़न के अनुसार, ठीक है, 0.8 ग्राम पर किलोग्राम उसको क्या चाहिए, प्रोटीन हर रोज़ चाहिए। यानी अपने वज़न के अनुसार मीन्स कहने का मतलब हो गया कि अगर किसी व्यक्ति का वज़न जो है 45 किलोग्राम है, ठीक है, अगर किसी व्यक्ति का वज़न जो है 45 किलोग्राम है और उसे 1 किलोग्राम में 0.8 ग्राम प्रोटीन चाहिए, तो 45 किलोग्राम में कितना चाहिए, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली। 45 मल्टीप्लाई 0.8 है कि नहीं, 45 मल्टीप्लाई 0.8 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0
देन 6 3, ठीक है, फिर 0 0 0 6 3, यानी कि 36 ग्राम्स, ठीक है, 36 ग्राम। ओके, यानी कि अगर किसी व्यक्ति 1 किलोग्राम कोई व्यक्ति का वजन है तो उसको जो है 0.8 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता हर रोज़ पड़ती है। उसी दिन में जो है किसी का 45 किलोग्राम वजन है तो 45 किलोग्राम के अनुसार उसका कितना ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होगी? तो 36 ग्राम, है कि नहीं? तो नॉर्मली हम लोग को बस ये याद रखना है कि किसी भी स्वस्थ वयस्क व्यक्ति को जो है 0.8 ग्राम प्रति किलोग्राम प्रोटीन की आवश्यकता एक दिन में होती है। और इसके अलावा कुछ एज ग्रुप्स हैं जिनको जो है अलग अलग एज ग्रुप्स में थोड़ी अलग अलग प्रोटीन की आवश्यकताएं होती हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आप लोगों को, ये हमारा एज ग्रुप्स है और ये जो है प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। तो फर्स्ट में जो है हम लोगों ने लिखा है कि जिनका ईयर्स जो है आयु जो है 0 से 6 महीनों के होता है, यानी जो छोटे नवजात शिशु होते हैं उनको जो है डेली 1.5 ग्राम्स यानी कि 1.5 ग्राम, ठीक है, 1.5 ग्राम 1.5 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता हर रोज़ होती है। यानी छोटे बच्चों को अधिक मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है कंपैरिजन टू एल्डर पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो 7 to 12 मंथ यानी कि 7 से 12 महीने के जो बच्चे होते हैं उनको 1.5 ग्राम्स पर किलोग्राम, इनको भी जो है 1.5 यानी कि 1.5 ग्राम जो है प्रोटीन की आवश्यकता होती है। यानी सिंपल सी बात है, यहाँ से यहाँ तक हम लोग ले सकते हैं कि 0 से 12, ठीक है, 0 से 12 यानी कि 1 साल 1 ईयर्स तक के चिल्ड्रेन को जो है 1.5 ग्राम्स पर किलोग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट जो है वो 1 से 3 साल के बच्चों के लिए, तो इनके लिए 1.1 ग्राम्स प्रति किलोग्राम की आवश्यकता होती है, जो मैंने लिखा हुआ है। उसी तरह से 4 से 13 साल के लिए तो 0.95, धीरे धीरे क्या होता है ये कम होते जाता है। यानी हम लोग जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे प्रोटीन की मात्रा थोड़ी कम होती जाती है। नेक्स्ट जो है ये क्या है 14 to 18 ईयर्स, तो ये 0.85 ग्राम पर किलोग्राम। 18 to 59 0.80 ग्राम्स, जो नॉर्मली मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिखा हुआ है। 60 ईयर से अप यानी कि जो 60 साल से ऊपर हो जाते हैं उनको जो है 0.80 ग्राम से 1.36 ग्राम तक जो है प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है एवरीडे। अब इनके अलावा जो है कुछ ऐसे स्टेज होते हैं जिनको प्रोटीन की मात्रा थोड़ी और अधिक होती है, जैसे कि प्रेग्नेंट वुमेन। जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनको जो है 1.1 ग्राम पर किलोग्राम के हिसाब से हर रोज़ प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और दूसरा मैंने लिखा हुआ है लैक्टेटिंग मदर्स। लैक्टेटिंग मदर्स का मतलब हो गया कि जो स्तनपान कराती हैं महिलाएं, यानी कि स्तनपान कराने वाली माँ, यानी जो बच्चों को दूध पिलाती हैं, उनके लिए भी जो है क्या है 1.1 ग्राम्स पर किलोग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हर रोज़ होती है। तो ये हमारा चार्ट है, देख के आप लोग समझ सकते हैं कि किस एज में जो है कितना प्रोटीन की आवश्यकता होती है। चार्ट को याद रखिए, साथ ही ये तो कंपलसरी आप लोग याद ही रखिए कि नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन का जो होता है 0.8 ग्राम पर किलोग्राम के हिसाब से हर रोज़ प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग देखते हैं वो देखते हैं डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स यानी कि प्रोटीन की कमी। प्रोटीन की कमी से जो है हम लोगों को किन किन चीज़ों की या किन किन नुकसानों का सामना करना पड़ सकता है। तो पहला जो होगा वो हमारा होगा कि चेहरे, ठीक है,
या फिर त्वचा या फिर पेट में क्या आ जाता है, सूजन आ जाता है। यानी कि प्रोटीन की अगर जो रिक्वायरमेंट हम लोग को दी गई है, जो आवश्यकता हर रोज़ हम लोग को प्रोटीन की पड़ती है, अगर उससे हम लोग कम मात्रा में ले, हम लोग के शरीर में प्रोटीन की पूर्ति ना हो, तो उस स्थिति में जो है क्या होगा, हम लोग के चेहरे में या फिर त्वचा में या फिर पेट में सूजन आ जाएगा। बहुत बार देखे होंगे आप लोग, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं खासकर, उनका क्या हो जाता है, पेट फूल जाता है, ऐसे ऐसे पेटे ले ले फिरता है कि नहीं। बड़े आदमी का भी कभी कभी होता है प्रोटीन की वजह से। तो ये सारी चीज़ें जो होती है प्रोटीन की कमी के वजह से भी होता है। सेकंड जो हो सकता है वो हमारा होगा कि हमारे जो बाल होते हैं, ठीक है, वो रूखे हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे और झड़ने लगेंगे। झड़ने लगेंगे यानी गिरने लगेंगे। रूखे, कमज़ोर, झड़ने लगते हैं, ये भी प्रोटीन की कमी से होता है। इसके अलावा जो है अगर बोले तो क्या होता है, मसल्स पेन, यानी कि मांसपेशियों में दर्द रहता है। यानी प्रोटीन की कमी अगर रहेगा तो क्या होगा कि हमारे मांसपेशियों में जो है दर्द रहता है। हमेशा लगेगा कि एकदम पैर के नीचे, इधर घुटना के नीचे, जहाँ जहाँ मांसपेशियाँ होते हैं वहाँ दर्द दे रहा है। तो ये सब होता है कभी कभी प्रोटीन के कमी के वजह से भी। इसके अलावा हो सकता है कि प्रोटीन की अगर हम लोग कम मात्राएं लें तो जो भी प्रोटीन हम लोग के हड्डियों में होगी वो मांसपेशियाँ क्या करेंगी, उसको अवशोषित कर लेंगी, सोख लेंगी। और सोख लेने के बाद हड्डियों में कुछ प्रोटीन बचेगा ही नहीं, तो हड्डियाँ भी हम लोग के कमज़ोर हो जाएगी। तो वो भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं क्या होती हैं, प्रोटीन की कमी के वजह से हो सकती हैं। पहला क्या है कि चेहरा और त्वचा, पेट इत्यादि में क्या हो जाता है, सूजन आने लगता है, फूलने लगते हैं। दूसरा, बाल रूखे हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, झड़ने में भी लगते हैं। मसल्स में हमेशा पेन रहता है, मांसपेशियों में दर्द रहता है। और साथ ही साथ मांसपेशियाँ क्या करती हैं, जब प्रोटीन की कमी होता है तो वो हड्डियों से प्रोटीन को अवशोषित कर लेती हैं, जिसके वजह से जो है हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। तो ये था हमारा क्या, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। अब हम लोग देखते हैं एक्सेस ऑफ प्रोटीन। देखिए मेरा हैंड राइटिंग कोई ख़ास है नहीं, मेरा हैंड राइटिंग ख़राब ही है, मैं बस समझाने के लिए आप लोगों को लिख रहा हूँ। बाकी जो नोट्स अगर बनाना होगा तो वो तो मैं देखता हूँ, प्रोवाइड कर दूँगा आप लोगों को। और साथ ही साथ बुक भी आप लोग पढ़ते रहिए। ऐसा शिकायत नहीं करना है कि बोर्ड में लिखते हैं समझ में नहीं आता है। हैंड राइटिंग ख़राब क्या है, भगवान ने दिया है ख़राब, तो अब हम क्या कर सकते हैं, है कि नहीं। चलिए अब अगला पॉइंट जो देखते हैं वो हमारा है एक्सेस ऑफ प्रोटीन। यानी कि प्रोटीन की अधिक मात्रा लेने से क्या होगा। तो प्रोटीन की अधिक मात्रा लेने से खैर लोग तो लेते ही हैं, बोलता है कि बॉडी बिल्डर बनेंगे, पहलवान बनेंगे, बॉडी वॉडी बढ़ाने के लिए प्रोटीन खूब लेते हैं लोग, क्योंकि ये मसल्स का निर्माण करते हैं, ये सबको पता है। लेकिन अधिक मात्रा भी लेने से जो है हानि पहुंचाता है। इसमें आपका किडनी स्टोन होने का खतरा रहता है, ब्रेन स्ट्रोक जिसको बोलते हैं वो भी होने का खतरा होता है। किडनी स्टोन, ब्रेन स्ट्रोक, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए प्रोटीन जो है हम लोग को लिमिट में लेना चाहिए, ना अधिक में लेना चाहिए और ना ही कम में लेना चाहिए। अधिकता में कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें, बस ये सारी बातें याद रखनी है कि प्रोटीन अगर हद से अधिक ले लेते हैं हम लोग तो कई बार किडनी जो पथरी होता है वो होने का खतरा हो जाता है, या फिर जो है फिर ब्रेन स्ट्रोक होने का भी खतरा होता है, या फिर हार्ट अटैक आने का भी खतरा होता है प्रोटीन की अधिक मात्रा से। देखते हैं कि जो जिम करता है अधिक मात्रा में प्रोटीन वगैरह रहता है, कभी जिम करते करते हार्ट अटैक हो जाता है। बहुत लोगों का ऐसे शिकायत आया है। हो सकता है प्रोटीन ना लेता हो, लेकिन फिर भी ये सारी हानियाँ जो हैं अधिकता के वजह से होती हैं। तो ये था हम लोग का प्रोटीन का फुल डिस्कशन, फुल पैकेज। आज जो है प्रोटीन के बारे में हम लोगों ने सब कुछ देख लिया। नेक्स्ट डे से जो है हम लोग एक अलग न्यूट्रिशन के बारे में जानेंगे। तब तक आप लोग जुड़े रहिए। थैंक यू।